गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट में जो डिस्कस करते जा रहे थे सेंट्रल फोर्सेस, आज उसी में से एक पार्ट है, वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के ग्रही गति के समीकरण, यानी जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनसे संबंधित जो नियम है, या सारे ग्रह जो किसी न किसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उससे जो संबंधित नियम है वो केपलर ने डिस्कस किए थे 1609 में, 1609 में। और वो 3 नियम है। क्या क्या नियम है? शुरुआत करते हैं प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कक्षा का नियम। इस नियम में हम बताते हैं कि वह किस प्रकार की कक्षा को अडॉप्ट करता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। मीन्स एवरी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तथा इसकी नाभि यानी फोकस पर सूर्य स्थित होता है। हम जानते हैं कि हर एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, उसमें से किसी एक फोकस पर हम सूर्य को स्थित मान सकते हैं और वो उसके चारों तरफ वो इस तरह से घूमता है इलिप्टिकल फॉर्म में। यह प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, जिसको हम क्षेत्रफल का नियम कहते हैं या क्षेत्रफल वेग नियम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ द लॉ ऑफ इनर्ट एरिया और द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। क्या है इसका स्टेटमेंट? सूर्य से ग्रह को मिलाने वाले रेखा के द्वारा जो पोजिशन वेक्टर होगा उसका रेखा के द्वारा प्रति सेकंड प्रसपित यानी स्विफ्ट, यानी वह यदि रेडियल वेक्टर को यदि हम उसको घुमाते हैं तो कितना एरिया कवर करता हो रेडियल वेक्टर, यानी प्लैनेट को सन से जोड़ने वाली जो लाइन है पोजिशन वेक्टर है इसका स्थिति सदिश है, वो 1 सेकंड में कितना एरिया कवर करता है, वह एरिया हर जगह बराबर रहता है। डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू द वी ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी नियत रहता है। इससे हम क्या अर्थ लगा सकते हैं? देखिए कि यदि जैसे हम देखें कि यदि इस फिगर में प्लैनेट यदि दूर है, ग्रह हमारा दूर है, तो ये जो परिधि में या इसकी जो चारों तरफ सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है क्योंकि लंबाई बढ़ जाती है। और जैसे ये है ग्रह पास में आता है सन के, तो ये ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है क्योंकि उसको दूरी कम हो गई, रेडियस कम हो गई, तो ये दूरी जो ट्रेवल करने की है उसको वो ज़्यादा तेज़ करता है। परिधि पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ज़्यादा हो जाती है, और जितना ज़्यादा दूर होगा सन से वो परिधि पे दूरी उसकी जो होगी ट्रेवल करने की वो कम होगी क्योंकि रेडियल वेक्टर बढ़ जाता है। यानी कुल मिला के इसका एरिया कांस्टेंट होता है पर यूनिट एरिया टाइम में। तीसरा नियम जिसको हम कहते हैं आवर्तकाल का नियम कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ या लॉ ऑफ पीरियड्स, कि जो चारों तरफ घूमता है ग्रह इसके, उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन, ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग का स्क्वायर दीर्घवृत्ताकार कक्ष की अर्ध दिक्स कक्षा सेमी मेजर एक्सिस के घन यानी r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द r³। जिस तरह से फिगर में हमें समझ में आता है कि यह इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस मान लें, और इसको वर्टिकल कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं, तो ये सेमी मेजर एक्सिस है और वर्टिकल में सेमी माइनर एक्सिस हो जाता है। तो कहते हैं इस सेमी मेजर एक्सिस का जो एवरेज होता है उसकी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस। ये 3 नियम होते हैं जिनके आधार पे ग्रहों की गति को हम विश्लेषित कर सकते हैं। इनको हम केपलर नियम कहते हैं। नाउ वी स्टार्ट द वेरिफिकेशन ऑफ द केपलर्स लॉ। इनको हम किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं? प्रथम नियम, सामान्यतया गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में इन द इफेक्ट ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही गति करता है। तो हम जानते हैं ग्रहों के बीच में या सन और ग्रह के बीच में जो फोर्स होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए इसके प्रभाव में जो भी ग्रह गति करेगा वो दीर्घवृत्ताकार होती है। दैट इज़ वेरी सिंपल लॉ। सेकेंड लॉ जिसको हमें प्रूव करना पड़ेगा मैथमेटिकली, तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होते हैं, दे आर द सेंट्रल फोर्सेज। तो हम सब जानते हैं कि सेंट्रल फोर्सेज में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो कोणीय संवेग संरक्षित का हमने फॉर्मूला लिखा, J इक्वल टू आई ओमेगा, और I की जगह लिखते हैं हमारे स्क्वायर, ओमेगा की लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। यानी
इसके लिए जे इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहता है फॉर सेंट्रल फोर्सेज। और यहाँ हमने जो सेंट्रल फोर्सेज है वो गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल है इसका। सो जे इक्वल लिखते हैं आर क्रॉस पी, तो ये डायरेक्शन डिसाइड यदि करना चाहते हैं तो ये कहेंगे कि जे आर और पी दोनों के लंबवत होते हैं। जैसे चित्र से समझ में आता है हमें कि हमने एक प्लेनेट मान लिया और इसका ए पॉइंट पे से आर है और बी पॉइंट पे भी लगभग औसत मान लेते हैं हम, तो वो भी आर होता है। तो बीच का जो डिस्टेंस आएगी ए और बी के बीच में वो आर डी थीटा हो जाएगा। हम लिखते हैं चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, ये सिंपल फॉर्मूला, आर के इक्वल टू रेडियस इनटू द एंगल, सो आर डी थीटा हो जाता है। तो एक त्रिभुज बन जाता है हमारा ए ओ बी। तो कहेंगे कि इकाई समय में यह कितना क्षेत्रफल तय करता, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कितना आता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार होगा इसका आर, ऊंचाई हो जाएगी आर डी थीटा। सो द एरिया डी ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा हो गया। जे चाहिए हमें, जे इक्वल लिखते हैं आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। रीअरेंज किया जाए, 2 डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2m 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी दैट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो हमने लिखा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी होता है। सो दिस इज इक्वल टू जे इक्वल टू 2m डी ए बाई डी टी दैट इज कॉन्स्टेंट। हमें पता है कि सेंट्रल फोर्सेज के अंतर्गत या गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत जे और एम दोनों कांस्टेंट है। सो इट इनडायरेक्टली प्रूव दैट डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट। तो ये सिद्ध होता है कि इकाई समय में पोजीशन वेक्टर द्वारा तय किया गया क्षेत्र पर नियत होता है, क्षेत्रीय वेग कहते हैं जिसको। अब हम चलते हैं तीसरे नियम पे, केपलर का तीसरा नियम, जो अपने आवर्तकाल के नियम से जाना जाता है। वही सेम फिगर, उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ए इसका सेमी मेजर एक्सिस है, बी इसका सेमी माइनर एक्सिस है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका थीटा है, आर इसकी रेडियस वेक्टर हो जाती है। तो माना कि ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, जिसके सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस ए एंड बी है। कोणीय संवेग के संरक्षण की परिभाषा से पहले लिखा हमने जे इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, या आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू जे बाई एम डी टी होता है। जितने समय में ग्रह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, कोण थीटा का मान 0 to 2 पाई चेंज हो जाता है, क्योंकि पूरा चक्कर लगाएगा केंद्र पे तो 2 पाई एंगल हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस इसकी परिधि के बराबर हो जाती है। सो द एरिया ऑफ द एलिप्स, इसका एरिया निकालें तो कितना आएगा, जो हमने एरिया निकाला था 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी थीटा, उसको हमने इंटीग्रेट कर देते हैं, एंगल हमारी वैल्यू 0 to 2 पाई हो जाती है। सो दैट इज आर स्क्वायर डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। सो जे बाई 2m 0 to t डी टी, और इंटीग्रेशन करते हैं तो t हो जाता है इसका। सो दिस इज इक्वल टू टोटल एरिया इक्वल टू जे टी बाई 2m। अब हम यूज करते हैं दीर्घवृत्तीय परिभाषा से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज से। उत्केंद्रता मान लो इसकी E होती है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। ए इसका सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो होता है बी, उसकी वैल्यू होती है ए रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर रूट ऑफ द 1 माइनस ए स्क्वायर। कोणीय संवेग जे ई में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, तो जे इक्वल टू हम जानते हैं रूट ऑफ जी एम स्क्वायर कैपिटल एम ए 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास में एरिया का हो गया फॉर्मूले में, उत्केंद्रता के फॉर्मूले में, जे हो गया उत्केंद्रता के फॉर्मूले में। सो द ए जो मिल जाएगा हमारा, वो हम लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर रूट ऑफ द 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू द टी बाई 2m रूट ऑफ जी स्मॉल एम स्क्वायर कैपिटल एम ए 1 माइनस ए स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर इक्वल टू टी बाई 2m रूट ऑफ द जी एम ए स्मॉल एम स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो क्या मिलता है हमें, पाई स्क्वायर ए 4 इक्वल टू टी स्क्वायर बाई द 4m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द जी एम ए स्मॉल एम स्क्वायर कैंसिल होता है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई द जी एम ए क्यूब। 4 पाई कांस्टेंट है, जी एम एंड एम बोथ आर ऑल आर कांस्टेंट, सो टी स्क्वायर डायरेक्टली फ्रैक्शन ऑफ द ए क्यूब। तो ये है तीसरा नियम, इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि इसके चारों तरफ जो परिभ्रमण काल है वो इसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीनों केपलर्स लॉ कहलाते हैं, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस द प्लैनेटरी मोशन। नाउ इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल
कि दो ग्रह है, एक पृथ्वी मान सकते हैं, एक कोई दूसरा ग्रह मान लिया, मंगल ग्रह मान लिया हमने, कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन वो अलग अलग है, तो इनका परिभ्रमण काल निकालना अपने को। यदि मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी पृथ्वी की सूर्य से दूरी की 1.5234 गुणा है, तो मंगल ग्रह का सूर्य के चारों परिभ्रमण काल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ज्ञात कीजिए। केपलर के तृतीय नियम से हम जानते हैं टी स्क्वायर प्रश्न आर क्यूब, पहले अर्थ के लिए निकाल देते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर ई क्यूब, की कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं। मार्स के लिए लिखें, मंगल ग्रह के लिए टी एम स्क्वायर इक्वल टू के आर एम क्यूब, रेसो कर दें, टी ई बाई द टी एम होल स्क्वायर इक्वल टू द आर ई बाई द आर एम क्यूब। दे रखा में आर एम इज बाई द आर इक्वल टू 1.5234, सब्स्टिट्यूट कर दें, टी एम बाई दी टी इक्वल टू आर एम बाई द आर ई 3/2, सब्स्टिट्यूट किया हमने आर एम बाई द आर ई को 1.5234 पावर 3/2, सो द टी एम इक्वल टू 1.5234 पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई द टी ई। और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हम पता ही है कि सूर्य की तरफ चारों तरफ 365 दिन में चक्कर लगाता है। सो मार्स का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आएगा वो 686.7 डेज हो जाएगा, पृथ्वी से इतना गुना आ जाता है ये। सो इस प्रकार हम इन केपलर्स लॉ के नियम की सहायता से उस किसी भी ग्रह का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, उसकी टाइम पीरियड पता तो दूरी निकाल सकते हैं हम, उसका कितने दूर होता था, कितना तेज चलता, पास होता था, कितना स्लो चलता, ये सारी चीज़ें हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।